नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फिजिकल जियोग्राफी के क्रम में अभी तक हमने चर्चा की थी ब्रह्मांड के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, तारों के बारे में, मतलब ब्रह्मांड कैसे बना, आकाशगंगा किस प्रकार से निर्मित हुई, हमारी आकाशगंगा कौन सी है और ये किस आकृति की है, और तारे कैसे बनते हैं, किस प्रकार से चमकते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, अब हम देखते हैं आसमान की ओर, तो तारे सिर्फ ऐसा नहीं है कि अलग अलग तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे क्या होते हैं, एक निश्चित आकृति में दिखते हैं, तो वो क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जब तारे नष्ट होते हैं तो किस प्रकार से क्या बनता है उस सब के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं फिजिकल जियोग्राफी का चौथा लेक्चर। तो सबसे पहले हमें जानना है तारामंडल। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तारामंडल क्या होता है? तारों का समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है, याद रखिए। ठीक है, तारामंडल क्या है? तारों का समूह होता है जिसकी क्या होती है? जिसकी एक निश्चित आकृति दिखाई देती है। ठीक है, जैसे हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो आसमान में आपने देखा होगा कई बार ऐसे दिख जाएगा कि एक पतंग टाइप की उड़ती हुई दिख रही है या एक कुत्ता टाइप का दिख रहा है, तो ये सब क्या होते हैं? तारामंडल होते हैं। ठीक है, तारामंडल क्या होता है? तारों का समूह होता है जिसकी क्या होती है? एक निश्चित आकृति दिखाई देती है। जैसे हम बात करें तारामंडलों की ढेर सारे, तो कैनस मेजर, ठीक है, कैनस माइनर, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ठीक है, और ओरियन मृग, ठीक है, बिग बियर, ठीक, ढेर सारे तारामंडल हैं। तो हमें ज़्यादा तारामंडल इनके बारे में नहीं पढ़ना कि कैनस मेजर क्या है और सब मेजर क्या है, इन सब के बारे में हमें नहीं जानना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तारामंडल 1929 में, कब? 1929 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक अंतरराष्ट्रीय खगोलविदताओं का संघ बना। उन्होंने तारामंडल के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई और उन्होंने निश्चित किया कि तारे कितने हैं, तारामंडल कुल कितने दिखाई देते हैं पृथ्वी से? 88 तारामंडल दिखाई देते हैं। 88 तारामंडल उन्होंने माने। ठीक है, कब? 1929 में। किसने? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय भूगोलविदताओं का एक संघ बना, खगोलविदताओं का एक संघ बना, जिन्होंने क्या माने? 88 तारामंडल माने। कुछ ऐसे भी विद्वान थे जिन्होंने इंडिविजुअल 89 तारामंडल माने। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन में 88 मिल जाए तो भी सही है, 89 मिल जाए तो भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही क्या होगा? 88। ठीक है, यदि दोनों मिल जाएगा तो आप 88 टिक करेंगे। ठीक, अब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो तारामंडल है, तारामंडल, वो दो प्रकार से आप इसको जान सकते हैं। एक तो तारामंडल किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है, एक जो तारों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा तारामंडल है उसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा। ठीक है, और जो संख्या की दृष्टि से, माने जिस तारामंडल में हम सबसे अधिक तारे देख सकते हैं, वो तारामंडल है आपका सेंटोरस। कौन सा है? सेंटोरस। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जो हाइड्रा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जो सेंटोरस है वो दिखाई देने वाले तारों की दृष्टि से सबसे बड़ा है। सेंटोरस में हम 95 तारे देख सकते हैं। कितने तारे देख सकते हैं? 95 तारे देख सकते हैं। और हाइड्रा में हम 74 तारे देख सकते हैं, 74-75 तारे देख सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे बड़ा तो हमने जान लिया कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, अब सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा तारामंडल, ठीक है।
तो सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? क्रुक्स। क्या नाम है? क्रुक्स। इसमें 4 तारे दिखाई देते हैं आपके। कितने? 4 तारे दिखाई देते हैं। कुछ लोग क्या है, जो डैक्रो है, डैक्रो तारामंडल या शिशुबार तारामंडल, उसको भी सबसे छोटा मानते हैं। लेकिन ये कहिए कि सबसे ज़्यादा प्रमाणित आपका यही है। आपका एग्जाम में आएगा तो आप यही टिक करेंगे, क्रुक्स क्या सबसे छोटा तारामंडल था। तारामंडल के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। तारामंडल क्या होते हैं? एक निश्चित समूह वाले तारों का समूह, निश्चित आकृति जो प्रदर्शित करते हैं ऐसे तारों का एक समूह होता है। 1929 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोलवेत्ताओं के संघ ने इनकी संख्या 88 निर्धारित की। कुछ वैज्ञानिकों ने या कुछ खगोलवेत्ताओं ने 89 भी मानी। ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? क्षेत्र की दृष्टि से हाइड्रा और संख्या की दृष्टि से सेंटोरस। ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। ठीक है, ये मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, इसको नोट करते चलिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब हम बात करते, तारामंडल हमने पढ़ लिया। अब तारे जैसे नष्ट होते हैं, हर तारा ऐसा तो है नहीं कि हमेशा चमकता रहेगा। कभी ना कभी तारे की एक निश्चित उम्र होती है। जैसे मैंने बताया, एक तारे की निश्चित उम्र होगी तो उसके बाद तारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जब तारा खत्म होता है तो क्या बनता है? सुपरनोवा बनता है। क्या बनता है? सुपरनोवा बनता है। हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं? महानोवा या सुपरनोवा ही कहते हैं। ठीक। क्या होता है, जो तारा जब अपने अंतिम जीवन में होता है, कोई तारा अंतिम काल में क्या परिवर्तित हो जाता है? सुपरनोवा में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, जब तारे की अपनी क्या होती है? अंतिम आयु होती है। जब इसकी आयु क्या हो रही? अंतिम चल रही होती है, तब इसमें क्या होता है? एक विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है, जिससे इसकी ऊर्जा, क्या ऊर्जा व चमक, तारे की ऊर्जा व चमक क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस तारे में क्या होता है? कोई भी तारा है उसमें विस्फोट होता है, ऊर्जा और चमक बढ़ जाती है। जब ये ऊर्जा और चमक 20 मैग्नीट्यूड से अधिक हो जाती है, कितनी? 20 मैग्नीट्यूड से अधिक हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है? सुपरनोवा कहलाने लगता है। ठीक है, याद रखिए, तारे का जो जीवन काल होता है उसके अंतिम पलों में क्या होता है? तारे में विस्फोट होता है, जिससे उसकी ऊर्जा और चमक बढ़ जाती है। और जब ये चमक क्या होती है? 20 मैग्नीट्यूड से अधिक हो जाती है, तो वो क्या कहलाने लगता है? सुपरनोवा कहलाने लगता है। अब अंतिम काल था तो ये चमक हमेशा तो बनी नहीं रहेगी। धीरे धीरे क्या होता है? ठीक है, धीरे धीरे सुपरनोवा एक छोटे द्रव्यमान में, संकीर्ण द्रव्यमान में सिमटने लगता है। ठीक है, छोटे आकार में क्या करने लगता है? सिमटने लगता है। ठीक है, और जब ये सिमटने लगता है तो इससे निर्माण होता है आपका न्यूट्रॉन स्टार का। किसका निर्माण होता है? आपका न्यूट्रॉन स्टार का। माने क्या होता है? इसका घनत्व तो बढ़ने लगता है। ठीक है, और क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। और न्यूट्रॉन स्टार से आपका बन जाता है ब्लैक होल। ठीक है, क्रम याद रखिए, पहले था स्टार, स्टार के बाद बना सुपरनोवा, सुपरनोवा के बाद बनेगा न्यूट्रॉन स्टार, और न्यूट्रॉन स्टार के बाद बनेगा ब्लैक होल। ठीक है, अब हम इन बाकी सब चीज़ों को भी जान लेते हैं क्रम से, कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको पता किसने चला कि सुपरनोवा क्या? तो 1604 में लास्ट बार जो सुपरनोवा था, लास्ट बार या कहें कि पहली बार सुपरनोवा को अंतिम बार किसने देखा? अंतिम बार देखा था आपने केपलर ने। किसने? केपलर ने। ठीक है, और केपलर ने ही सुपरनोवा की परिकल्पना बताई कि सुपरनोवा ऐसे होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में, थोड़ा ब्लैक होल के बारे में जान लेते हैं। ये सब हम रीच कर देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ब्लैक होल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ब्लैक होल क्या होता है। हिंदी में ब्लैक होल को कहते हैं कृष्ण विवर। क्या कहते हैं? कृष्ण विवर। ठीक है, जब सुपरनोवा क्या होता है? एक द्रव्यमान में क्या होता है? जब सुपरनोवा का घनत्व बढ़ने लगता है, तो घनत्व बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा? गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा कि नहीं? किसी भी चीज़ का आप घनत्व बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान मतलब क्या, एक छोटे से छोटा आकार लेने लगे तो उसका क्या बढ़ेगा? गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या होता है? ऐसा क्षेत्र होता है
ऐसा क्षेत्र जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक की जगह क्या कह सकते हैं, सबसे अधिक भी कह सकते हैं। माने कि जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना अधिक होता है कि कोई वस्तु तो क्या प्रकाश तक को अपनी ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले। ब्लैक होल क्या है, मतलब ऐसा क्षेत्र होता है जो वस्तु, कोई भी पिंड आए या कोई भी वस्तु आए उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यहाँ तक कि कोई भी ऊर्जा या प्रकाश उसको भी ये क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। यानी कि 100% चीज़ों को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने, ब्लैक होल दे दिया, या हिंदी में क्या कहने लगे हम, कृष्ण विवर कहने लगे। ठीक है, अब कृष्ण विवर की खोज किसने की, कब की, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कृष्ण विवर की खोज आपकी की थी 1916 में। किसने की थी, कार्ल स्क्वार्ज़चिल्ड। ठीक है, कार्ल स्क्वार्ज़चिल्ड ने इसकी खोज की। ठीक है, और आपका 1969 में, ठीक है, शब्द अब जैसे सबसे पहले इसको ब्लैक होल तो पता नहीं होगा कि ब्लैक होल कहते हैं या क्या कहते हैं। इन्होंने खोज की कि ऐसी कोई एक आकृति होती है जो सब कुछ क्या करती है, आकर्षित करती है। किसने, कार्ल स्क्वार्ज़चिल्ड ने। फिर 1967 में, किसमें, कब, 1967 में एक वैज्ञानिक आए, व्हीलर। कौन आए, व्हीलर। इन्होंने क्या दिया, ब्लैक होल नाम दिया था। ठीक है, तो पूछ सकता है ब्लैक होल नाम किसने दिया, तो व्हीलर ने दिया। ठीक है, और खोज किसने की, तो कार्ल स्क्वार्ज़चिल्ड ने। अब एक वैज्ञानिक थे, 1930 की बात है, भारत के एक वैज्ञानिक थे, एस चंद्रशेखर। क्या नाम था, एस चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया को डिटेल में समझाया। ठीक है, इन्होंने बताया कि जब किसी तारे का जो आकार होता है वो 1.44 चंद्रशेखर सीमा से अधिक होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सुपरनोवा बनने के बाद न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित होते हुए क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। यानी कि क्या होना चाहिए, उसका आकार कम से कम 1.44 चंद्रशेखर सीमा होना चाहिए, तभी वो ब्लैक होल बनेगा, अदरवाइज ब्लैक होल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ब्लैक होल हमने समझा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम अन्य चीज़ों के बारे में जानते हैं। कुछ और पिंड होते हैं जिनके बारे में हमें जानना है, तो इसको इरेज कर देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी नोट करते चलिए। अगली चीज़ें होती हैं, आपने कुछ देखे होंगे, कई बार आपने देखा होगा टूटता हुआ तारा। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई आपका तारा क्या टूट रहा है। दरअसल क्या तारे टूटते हैं, कन्फ्यूजन बहुत है। तो टूटता हुआ तारा, तो क्या तारे टूटते हैं, नहीं, तारे कभी नहीं टूटते। ठीक, तो वो होते क्या हैं, वो होते हैं मेटियोराइट। क्या होते हैं वो, दरअसल वो टूटते हुए तारे नहीं होते, क्या होते हैं, मेटियोराइट होते हैं, यानी कि उल्का पिंड होते हैं। क्या होते हैं, उल्का पिंड। ठीक, याद रखिए, इसी को क्या कहते हैं आप, टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक, अब ये उल्का पिंड क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्रह्मांड में पिंड होते हैं। जब ये किसी ग्रह के वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो घर्षण के कारण क्या हो जाती है, इनमें आग लग जाती है। आग लग जाती है, जब तक ये क्या है, अंतरिक्ष में है, तब तक इनका नाम होता है सिर्फ उल्का। तब तक हिंदी में इनको क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। जब ये क्या होते हैं, घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और ये गिरने लगते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, अब इनके बने काहे के होते हैं, है क्या, ये सब कुछ हमें जानना है। तो ये क्या है, मुख्य रूप से फेरस यानी कि आयरन निकेल से बने होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इनका निर्माण किससे हुआ होता है, आयरन और निकेल से। और क्या होती हैं, अन्य कई मिश्र धातुएं भी इनमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें याद क्या रखना है, मुख्य रूप से किससे बने होते हैं ये, आयरन और निकेल से। अब एक चीज पूछ ली जाती है कि अब तक जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा उल्का पिंड गिरा है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था आपका, होबा होस्ट। ठीक है, क्या नाम था, होबा, ये सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, होबा वेस्ट नाम क्या था इसका,
होबा वेस्ट, होस्ट नहीं है, होबा वेस्ट है, ठीक है। ये क्या है, अब तक का सबसे बड़ा उल्का पिंड है जो कि पृथ्वी पर गिरा है, ठीक है। हम बात करते हैं आगे, ठीक है। उल्का पिंड हमने समझ लिया। अब कुछ होते हैं आपके एस्टेरॉइड्स। क्या होते हैं? अभी हमने जाना मेटेरोइड्स के बारे में, मेटियोराइड्स के बारे में, अब एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं भाई? कई जैसे ग्रह होते हैं, ग्रहों की एक निश्चित कक्षा होती है, एक आकृति होती है, परंतु कई छोटे छोटे भी पिंड होते हैं जो कि किसी भी सोलर सिस्टम में जाके उन सभी नियमों को फॉलो करते हैं जो कि ग्रह करते हैं। माने ग्रह के लिए जो भी आपके पॉइंट लागू होते हैं वो सब इनके लिए भी ये भी मानते हैं, तो ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हम देखें, आपने सौरमंडल में देखा होगा मार्स और जुपिटर के बीच ढेर सारे छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, तो यही क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच लगभग 4500 क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कितने? लगभग 4500 क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब बात आती है कि सबसे पहले क्षुद्र ग्रह खोजा किसने? तो ये 1889 में, सॉरी 1819 में ग्यूसेप पियाजी ने क्षुद्र ग्रह की खोज की थी, ठीक है। और ये प्रथम क्षुद्र ग्रह जो खोजा गया था उसका नाम था सेरस। क्या नाम था? सेरेस या सेरस, ठीक। याद रखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे पिंड होते हैं जो कि आसमान में क्या होते हैं? ग्रहों की भांति रहते हैं, परंतु बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक। और लगभग सबसे हमें ज़्यादा जो क्षुद्र ग्रह पता है वो कौन से हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। अपने सौरमंडल में कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच लगभग 4500 क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। पहले क्षुद्र ग्रह की खोज किसने की? ग्यूसेप पियाजी ने। नाम क्या था? सेरस, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा लास्ट चीज है आज की, ठीक है, उसको हम जान लेते हैं। वो आपका क्या है? कॉमेट। आज हमें लास्ट क्या पढ़ना है? कॉमेट। कॉमेट की मतलब धूमकेतु, ठीक है। कॉमेट यानी कि धूमकेतु। अच्छा, धूमकेतु को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा भी कहते हैं। पुच्छल तारा यानी कि ऐसा तारा जिसकी पूंछ टाइप की दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। ये होते क्या हैं, ठीक है, तो ये भी ग्रहों के समान होते हैं। जैसे एस्टेरॉइड होते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, वैसे ये भी क्या करते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये किससे बने होते हैं? बर्फ प्लस मीथेन प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य रूप से इस प्रकार की गैसें इसमें होती है। बाकी सिलिकेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट भी इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक। याद रखिए किससे बने होते हैं ये? बर्फ और मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम बात करें तो ये 3 भाग होते हैं पुच्छल तारा के। कितने? नाभि, कोमा और पूंछ या टेल। जैसे पुच्छल तारा की हम बात करें तो इस प्रकार से होता है ये इसकी पूंछ है, ठीक, इस प्रकार से ये है। ये सेंट्रल वाला भाग होता है, ये कहलाता है आपका नाभि। ये बाहरी भाग होता है, ये कहलाता है कोमा। ये भाग कहलाता है पूंछ, ठीक है। पूंछ के बारे में एक चीज़ और फैक्ट आपको याद रखना होगा, जो ये पूंछ होती है हमेशा कहाँ की ओर होती है? हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। याद रखने वाली चीज़ें बिल्कुल पूछ सकता है। हमेशा कैसे होती है? सूर्य से विपरीत दिशा में, ठीक है। क्यों होती है? इसका कारण है सोलर विंड। क्या कारण है इसका? सोलर विंड यानी कि सौर हवा, ठीक है। सौर हवा क्या है? सौर हवा सूर्य से निकलने वाला विकिरण होता है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या रहती है? जो पूंछ रहती है हमेशा क्या रहती है? विपरीत दिशा में रहती है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं एक जो आपका बहुत बार पूछा गया, वो हैली धूमकेतु। क्या है? ये क्यों बार बार पूछा जाता है? क्योंकि ये क्या होता है? प्रत्येक 76 वर्ष के बाद
दिखता है। याद रखिए प्रत्येक 76 वर्ष के बाद क्या होता है, हैली धूमकेतु दिखता है। लास्ट बार कब दिखा था ये, जुलाई 1986 में। लास्ट बार कब दिखा था ये पुच्छल तारा, जुलाई 1986 में। तो अगली बार कब दिखेगा ये, आप जोड़ सकते हैं 76, तो ये लगभग कब जोड़ दिखेगा, 62 में दिखेगा, ठीक है, 2062 में। तो ये आपका क्या था आज का टॉपिक था। हाँ, एक चीज़ और आपको जो मैं बताना भूल गया गैलेक्सी में, वो चीज़ थी क्वेसार। तो हम यहाँ जान लेते हैं। जब मैं गैलेक्सी पढ़ा रहा तो तुम्हें बताना भूल गया था क्वेसार। क्वेसार क्या होता है, नाभि होती है जो अत्यंत ऊर्जावान, ठीक है, या सक्रिय कह सकते हैं, गैलेक्सी होती हैं, अत्यंत ऊर्जावान या सक्रिय गैलेक्सी होती है। उनके नाभि को क्या कहते हैं, क्वेसार कहते हैं। इनकी ऊर्जा ब्रह्मांड में सबसे अधिक होती है। ब्रह्मांड में यदि हम किसी पिंड की बात करें तो सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होती है, क्वेसार होते हैं। सबसे ज़्यादा चमकदार भी यही होते हैं। इनकी ऊर्जा कितनी होती है, लगभग 10⁻41 वाट के लगभग इनकी ऊर्जा होती है। तो ये भी याद कर सकते हो आप, ठीक है, ये पूछ सकता है कहीं भी। तो क्वेसार क्या होता है, नाभि होती है, नाभि या केंद्र होता है किसका, अत्यंत ऊर्जावान या सक्रिय गैलेक्सियों का केंद्र होता है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। आज हमने सब कुछ जाना डिटेल में, जो भी हमारे पॉइंट अभी तक ब्रह्मांड से छूटे थे, चाहे वो क्षुद्र ग्रह हों, चाहे तारामंडल हो, चाहे मेटेराइट्स हों, सबके बारे में हमने जाना। तो अगले लेक्चर में हम जानेंगे सौर मंडल के बारे में, ठीक है, हम सोलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को तक अधिक से अधिक शेयर करिए। जुड़े रहिए कंकीर इंस्टीट्यूट के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।